आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, जिनका भी माइनर पेपर हो या फिर मेजर पेपर हो। ठीक है, टॉपिक यहाँ पर देख लीजिए, मौलिक अधिकार है। तो आपके जिस पेपर में भी है, ठीक है, चाहे अंडरस्टैंडिंग इंडिया में, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो, अगर ये टॉपिक आपके अंडर में है तो आज के वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक के आधार पर जो 15 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, यहाँ पर देखिएगा। मौलिक अधिकारों से क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखने हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी करेंगे कि मौलिक अधिकार होता क्या है, इसमें किन किन अधिकारों की बात की गई है, पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो इस प्रश्न का जवाब देने से पहले आपको सबसे पहले मौलिक अधिकार के परिभाषा के बारे में आपको डिटेल से लिखना होगा, यानी आपको उसका परिचय देना होगा। परिचय किस प्रकार से देना होगा, यहाँ पर साफ साफ अपनी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है, ध्यान से समझिएगा। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग तीसरे में, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग तीसरे में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है पूरे डिटेल से संविधान के भाग तीसरे के आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक, उसी में सारा डिटेल से बताया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो मनुष्य के जीवन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बिना मनुष्य का जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर देखा जाए जो भी मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार का मतलब होता है ये भारत के रह रहे नागरिकों को अधिकार दिया जाता है। ये कानूनी अधिकार नहीं है, ये भारत के रह रहे जनता का अधिकार है। इसे आपको कोई भी नहीं छीन सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो अधिकार है वो आपको सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा ही निलंबित किया जा सकता है। निलंबित कहने का मतलब है कोई इमरजेंसी अगर आ गया, ठीक है, कोई आपातकालीन सिचुएशन आ गया तो उस समय सिर्फ राष्ट्रपति ही इसे कुछ समय तक के लिए, जैसे आप लोग न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि कहीं पर कर्फ्यू लग गया, उस समय क्या होता है कि लोगों को बाहर निकलने का अधिकार नहीं दिया जाता, लोगों को इधर उधर जाने का अधिकार नहीं दिया जाता। तो ये सारा मौलिक अधिकार है, कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है। और अगर बाय चांस ऐसा कभी भी होता है कि किसी भी मौलिक अधिकार को, जितने भी मौलिक अधिकार है, उसे अगर सांसद हटाना चाहती है अपनी मर्जी से, तो उस सिचुएशन में उस मौलिक अधिकार का जो रक्षा है वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में एक बहस चलती है, विवाद चलता है, अपने पक्षपात को लोग रखते हैं, उसके आधार पर ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही फैसला लेती है। संसद का पावर नहीं है कि किसी भी मौलिक अधिकार को हटाया जा सके या फिर उसमें कुछ ऐड किया जा सके। ठीक है, सारा कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करती है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि अगर मौलिक अधिकार मनुष्यों से छीन लिया जाए तो एक जेल की जिंदगी हो जाएगी। जैसे ही अगर कोई मनुष्य जेल चला जाता है, वहाँ पर क्या होता है कि उसका सारा मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है। ठीक है, और यह अधिकार नागरिकों को संविधान द्वारा दिया गया है। मनुष्य के विकास के लिए मौलिक अधिकार बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य समाज में विकास कर सकता है, इसके बिना समाज में विकास संभव नहीं हो सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता। अभी जो चीज़ मैंने आपको बताया कि संसद कुछ भी नहीं कर सकती, अगर करना चाहेगी भी तो उस समय हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ चला जाएगा और वो चीज़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देखेगी। ठीक है, वहाँ पर सारा प्रक्रिया होगा और यह शक्ति केवल विधानसभा के पास होगी। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है जो समाज में सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त है। तो इस तरीके से आप परिचय लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। अब समझते हैं एक एक करके मौलिक अधिकारों के प्रकार, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहला आपका समानता का अधिकार, इसमें आपका आर्टिकल 14 से 18 तक इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो भी अधिकार है 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल में बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा प्रकार है, इसमें आपका 19 से लेकर 22 तक का जो अनुच्छेद आर्टिकल है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। तीसरा जो प्रकार है वो आपका शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह आपका 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है, आर्टिकल नंबर। आगे देखिए पांचवा जो आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी का अधिकार, यह आपका अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक का है। ठीक है, छठा जो मौलिक अधिकार है वो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आपका अनुच्छेद 32 है। तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले क्या था, पहले के समय में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, और वो जो मौलिक अधिकार था उसे संपत्ति का अधिकार के नाम से जाना जाता था, लेकिन उस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार में रखा गया। ठीक है, अच्छा ये क्यों किया गया? देखिए होता क्या था कि मान के चलिए कई हज़ार किलोमीटर या 100 किलोमीटर से
जो सरकारी संपत्ति है रेल, ठीक है, तो उधर से सड़क बन रही होगी रेल की, तो इस समय बीच में क्या किसी का घर या ज़मीन आ जाता था, उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या होता था कि रेल इन सभी को मुआवजा देती थी। लेकिन अगर कोई अगर चाहे कि नहीं हम अपना ज़मीन नहीं देंगे, तो उस समय यह सुप्रीम कोर्ट में चला जाता था और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता था वो इस आर्टिकल के द्वारा, इस अधिकार के द्वारा होता था। तो इसीलिए यहाँ पर जो रेल है वो ऐसे टेढ़ा तो नहीं कर लेगा अपना रास्ता, इस तरीके से यहाँ पर रेलवे लाइन को नुकसान होगा। इसलिए इस संपत्ति को मौलिक अधिकार यानी जो इंसान को अधिकार दिया जाता है उस अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार, ठीक है, कानून के दायरे में इसको रखा गया है। इसीलिए अब सरकार चाहे जहाँ भी अगर सड़क बनाना चाहे वह सड़क बना सकती है, चाहे वो आपका घर हो, आपका जो भी ज़मीन हो, आपको उसके बदले में, अगर आपका ज़मीन सही हो तो उसके बदले में आपको मुआवजा देगी। तो इसीलिए इस संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। अब हम लोग समझेंगे एक एक करके सारे मौलिक अधिकार के बारे में। तो यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार में पहला जो आपका समानता का अधिकार, ये आपका आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक इसी समानता के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। इससे पहले हम लोग आर्टिकल नंबर 12 के बारे में जान लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 12 में परिभाषा दिया गया है, ठीक है, मूल अधिकार के बारे में परिभाषा दिया गया है। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 13 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 13 में अल्पीकरण है। अल्पीकरण कहने का मतलब है अगर किसी प्रकार से संविधान में, ठीक है, जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसमें अगर किसी तरीके से किसी को प्रॉब्लम होता है, किसी के अधिकारों को अगर नुकसान पहुंचाता है, तो उस समय मौलिक अधिकार में कुछ कमी की जा सकती है। मौलिक अधिकार में जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार को हटाया भी जा सकता है। जैसे संविधान जो बना था वो आपका 26 जनवरी 1950 को बना था और 26 जनवरी 1950 से भी पहले भी कई अपने अपने कानून बने हुए थे, ठीक है, मौलिक अधिकार के। और 26 जनवरी 1950 के बाद भी कई मौलिक अधिकार में कानून बने हैं। तो अगर पहले के जो कानून हैं, अगर किसी प्रकार से किसी भी नागरिक को, भारत में रह रहे किसी नागरिक को अगर नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, अगर किसी तरीके से उनके अधिकारों पर हनन करता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है, किसी को ज़्यादा अधिकार मिलता है, किसी को कम अधिकार मिल जाता है उस पहले वाले कानून के कारण या फिर बाद में बने कानून के कारण, तो उस सिचुएशन में अनुच्छेद 13 के तहत अल्पीकरण किया जा सकता है। यानी उस मौलिक अधिकार में या उस कानून में कुछ अधिकारों को हटाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर पहले जो कानून बना था पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ क्या होता है, इसमें हिंदू मुस्लिम जो भी है सारे धर्म का अपने अपने शरीयत, अपने अपने कानून के अनुसार अपने धर्म में अलग अलग कानून था। जैसे मुस्लिम लोगों का एक शरीयत कानून होता था, हिंदू लोगों का हिंदुज़म कानून होता था। तो उस तरीके से अपने अपने धार्मिक लोगों का अपना अपना कानून होता था रहने का, हर चीज़ काम करने का। लेकिन इसमें एक कानून था 3 तलाक। अब ये जो 3 तलाक था इसको लेकर एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दी, जिस कारण से इस पर बहुत ज़्यादा बहस चला। बहस चलने के बाद यहाँ पर देखा गया कि ये जो अधिकार है, ठीक है, यानी पहले का ये 26 जनवरी 1950 का पहले का कानून था और साफ साफ यहाँ पर आर्टिकल नंबर 13 में दिया है कि अगर पहले के कानून या फिर बाद के कानून किसी प्रकार से अगर किसी के अधिकार को अगर छीनता है तो उस कानून में कुछ कमी की जा सकती है या फिर उस कानून को हटाया जा सकता है। तो 3 तलाक में 3 प्रकार के तलाक होते हैं। तो ये तीनों तलाकों में जो पहला जो था वो तलाके विदत, इसको हटाया गया, ठीक है। 3 तलाक को नहीं हटाया गया है क्योंकि इसमें महिलाओं को मूल अधिकार नहीं दिया जा रहा था, इसमें पुरुषों को ज़्यादा अधिकार दिया जा रहा था, महिलाओं के अधिकार का हनन हो रहा था। इसी कारण से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हुआ कि 3 तलाक में तलाके विदत को हटाया जाए। तो इस आधार से आप समझ सकते हो कि आर्टिकल नंबर 13 जो अल्पीकरण है, चाहे वो पहले के बने कानून हो या फिर बाद में बने कानून हो या फिर अधिकार हो, अगर किसी प्रकार से किसी भी नागरिक को अगर कोई भी परेशानी नहीं पहुंचा रहा है, उनके अधिकारों का हनन नहीं कर रहा है, तो कुछ भी उसमें नहीं होगा। लेकिन अगर उनके अधिकारों का हनन होगा तो उस समय अल्पीकरण किया जा सकता है आर्टिकल नंबर 13 से। अब हम लोग बात करते हैं समानता का जो अधिकार है, आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो समानता का अधिकार का अर्थ होता है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या फिर एक गरीब किसान हो, सभी नागरिकों के लिए कानून समान है। समानता का अधिकार जाति, धर्म, लिंग या फिर जन्म स्थान आदि पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए और सभी को समान रूप से अधिकार देना समानता का अधिकार कहलाता है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 है वो कानून के समक्ष सभी की बराबरी, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 14 इस बात की गारंटी देता है कि सभी नागरिक के प्रति समान अधिकार को कानूनी रूप से दिया जाए। आगे देखिए अनुच्छेद 15, ये भी आपका समानता के अधिकार में आर्टिकल नंबर 15 है। इसमें धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हो या फिर लिंग की अगर बात करें, कोई भी अगर स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है या फिर जो ट्रांसजेंडर वाले जो होते हैं या फिर जो ट्रांसजेंडर वाले होते हैं, ठीक है,
तो किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान अगर कोई बिहार के है या फिर झारखंड के है, ऐसा नहीं कि झारखंड वाले बिहार को बोलेंगे या फिर उसको किसी तरीके से अभद्र व्यवहार करेंगे या फिर समानता का अधिकार नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मौलिक अधिकार में साफ साफ उल्लेख किया गया है। किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे देखिए आर्टिकल नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 16 में क्या आपका राज्य में नौकरियों का सम्मान का अवसर, यही आर्टिकल देता है। यानी आप सभी को पता होगा कि नौकरियों में भी आरक्षण की सुविधा है। तो इसी कारण से है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में यह कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में समान अवसर प्राप्त होंगे, परंतु राज्य पिछड़ी हुई जातियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित कर सकता है। ठीक है, जो पिछड़े हुए जाति है उनको बराबर लाने के लिए सरकारी नौकरियों में भी कुछ आरक्षण या छूट दी जाती है। इसी प्रकार से आरक्षण, जिनको आरक्षण मिला है वो आरक्षण को सही मानते हैं, जिनको आरक्षण नहीं मिला है वो आरक्षण को गलत मानते हैं। दोनों अपने अपने पक्ष में डटे रहते हैं। लेकिन आपको बता देते हैं समाज में कई तरीके के लोग रहते हैं, कई तरीके के तबके रहते हैं। आपको पता होगा पहले के टाइम में छोटे छोटे जात के लोग होते थे, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था, उनको स्कूल के द्वार में ही रखा जाता था या फिर उसको बहुत ही नीच नज़रिए से देखा जाता था। आप सभी को पता है, आप लोग इतिहास अच्छी तरीके से जानते हो, अगर उनके छांव पर भी उनका छांव पड़ जाता था तो बहुत ज़्यादा छुआछूत होता था। तो इन सारे जो नीचे तबके के जो लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए, बराबर करने के लिए, ठीक है, ये आरक्षण वाला नीति लागू किया गया है। और आपको बता दें आरक्षण ना ही अभी खत्म होगा, ना ही आने वाले 50 साल में इसमें कुछ भी बदलाव होगा, याद रखिएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो आरक्षण शुरू किस वर्ड से हुआ आपको पता है? आरक्षण शुरू हुआ है जाति के बदलाव के कारण। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम इस जाति के हैं, हम बड़े जाति के हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम छोटे जाति के हैं। तो जाति खत्म कर दीजिए। जो बड़े जात के हैं, जैसे अगर हिंदू में अगर देखा जाए, जो ब्राह्मण जात के हैं उनकी बेटी का विवाह दलितों में अगर होना स्टार्ट हो जाए, या फिर जो मुस्लिमों में जात है, जैसे बड़े बड़े जो मुस्लिम जात के लोग रहते हैं उनका विवाह जो मुस्लिम में छोटे जात के हैं उनके साथ अगर कराया जाए, मतलब देखा जाए पूरी तरीके से जाति व्यवस्था को अगर खत्म कर दिया जाए तो ये आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब तक जाति व्यवस्था है समान तरीके से नहीं होगा, उनको आरक्षण दिया ही जाएगा, क्योंकि समाज में सभी को समान अधिकार देना बहुत ही जरूरी है ताकि पूरा देश आगे बढ़े और उन्नति करे और विकास करे। आगे देखिए आर्टिकल नंबर 17 क्या बताता है। यह अस्पृश्यता का निषेध है, यानी जो छुआछूत है उसी को यहाँ पर रोका गया है इस आर्टिकल के द्वारा। जैसे संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत का अवैध घोषित किया गया है, यानी इसको इस आर्टिकल के द्वारा ये बताया गया है अगर इस चीज़ को जो भी करता है तो उसको दंडित किया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि किसी भी धर्म या जाति के प्रति भेदभाव करने पर उसे दंड भी दिया जाएगा कानूनी तौर से। लेकिन इसमें सवाल उठ रहा होगा कि कोरोना के टाइम में अगर एक व्यक्ति, जैसे अगर बस में आप लोग सफ़र कर रहे होंगे, कोरोना जैसे ही खत्म हुआ उस समय एक व्यक्ति अगर पता चल जाता था कि यहाँ पर कोरोना वाला कोई इंसान है तो सारा बस खाली हो जाता था, तो क्या इसमें भी उसको दंड दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं है। छुआछूत जाति और धर्म के अनुसार नहीं करना है। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हो तो उस सिचुएशन में ये अधिकार दिया गया है कि आप उससे दूर रह सकते हैं। कोई भी संक्रमण बीमारी हो, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर ये बीमारी हो जाएगी उस सिचुएशन में आप छुआछूत कर सकते हो, लेकिन जाति और धर्म के प्रति आप कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते हो जिस प्रकार से पहले किया जाता था। आगे आपका आर्टिकल नंबर 18, इसमें क्या आपका उपाधियों का अंत। उपाधियों कहने का मतलब है पहले के टाइम में क्या होता था, लोग नाम से पहले महाराजा लगाते थे या फिर राय लगाते थे या फिर बादशाह लगाते थे, ठीक है। ये सारा चीज हटाया गया। इससे क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच में तुलनात्मक भेदभाव पैदा हो जाती है, इसलिए इस चीज को हटाया गया है। अगर कोई नेशनल अवार्ड आपको मिल रहा है तो आप नेशनल अवार्ड रख सकते हो, जैसे कि भारत रत्न या जो भी आपको पुरस्कार मिल रहा है उस चीज को आप रख सकते हो, लेकिन आप उसके प्रति अपने नाम से पहले ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपका नाम राहुल और आप भारत रत्न टैग लगा दिए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ये सारे चीज की जो उपाधियां है वो चीज हटा दी गई है। बात कर लेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में जो आपका उपाधि है, जैसे कि कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर लगाते हैं, या फिर कोई पीएचडी कर लेते हैं तो डॉक्टर अपने नाम से पहले लगाते हैं, या फिर इंजीनियर भी है तो वो अपने नाम से पहले इंजीनियर लगाते हैं, या फिर प्रोफेसर है तो प्रोफेसर अपने नाम से पहले लगाते हैं। तो ये उपाधि क्यों लगाते हैं? ये उपाधि इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें उस व्यक्ति की गरिमा नहीं बढ़ रही है, इसमें उस व्यक्ति की शिक्षित होने का प्रमाण दिया जा रहा है कि वो व्यक्ति कितना शिक्षित है। ये चीज आपका आर्टिकल नंबर 18 में दिया गया है। आगे देखते हैं दूसरा जो मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। अभी हमने जो आपको बताया वो सारा था आपका समानता का अधिकार। अब हम लोग 19 से आर्टिकल
आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा भारत के जनता को दिया गया है। स्वतंत्रता इसलिए दिया गया है ताकि सभी व्यक्ति समाज में विकास कर सके। अनुच्छेद 19 के द्वारा सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकार की गारंटी देता है। इसमें भी आपका 6 अधिकार है। स्वतंत्रता में जो आर्टिकल नंबर 19 है उसमें टोटल 6 अधिकार है। ध्यान से देखिएगा क्या क्या 6 अधिकार है। पहला अधिकार है आपका विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। दूसरा आपका शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने का, संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता का, या फिर भारत राज्य क्षेत्र में बिना रोक टोक आने जाने की स्वतंत्रता, या फिर आपका 5वां नंबर है भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार है। अच्छा, आपको बता दें इसमें एक और अधिकार था 7वां नंबर संपत्ति का भी अधिकार, इसी आर्टिकल नंबर 19 में था और इसी को भी हटाया गया। जिस तरीके से आपके मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार हटाया गया, यहां से भी हटाया गया था। ठीक है, तो यहां पर एक एक करके समझिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करता है, ठीक है, कुछ भी अभिव्यक्त करना चाहता है तो पूरी तरीके से वो स्वतंत्र है, अभिव्यक्त कर सकते हैं। शांतिपूर्ण वह सम्मेलन कर सकता है, कोई भी सम्मेलन हो, कोई भी सभा हो, वहां पर वो चीज कर सकता है, उसके लिए भी उसको स्वतंत्र दिया गया है। संघ या फिर संस्था बनाने की भी स्वतंत्रता पूरी तरीके से है। भारत राज्य क्षेत्र में चाहे वो झारखंड से बिहार जाए, बिहार से झारखंड जाए, यूपी जाए, दिल्ली जाए, कहीं भी जा सकता है, उसके लिए वह पूरी तरीके से स्वतंत्र है। भारत राज्य के क्षेत्र के किसी भाग में भी वह निवास कर सकता है, रह सकता है। साथ ही साथ उनको जहां भी सुविधा मिले वह वहां पर जाकर उस राज्य में, उस क्षेत्र में व्यापार व्यवस्था कुछ भी कर सकता है। तो ये 6 जो अधिकार है वो आपका आर्टिकल नंबर 19 में यानी स्वतंत्रता का अधिकार में दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 20 में क्या है कि अपराध के दोषी सिद्धि के संरक्षण। अब ये क्या है, ध्यान से समझिएगा। संविधान के अनुच्छेद 20 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध तब तक नहीं ठहराया जा सकता है जब तक वह व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है। जो व्यक्ति अपराध करता है वह स्वयं गवाही नहीं दे सकता है। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट निकल कर आया है। 3 पॉइंट क्या क्या है? तो देखिए, अपराध के समय का कानून। अब ये क्या है? जैसे अगर आपने अपराध किया 2023 में, इसको सबसे पहले समझिए, उसके बाद फिर मैं आपको इसको समझा दूंगा। अगर 2023 में कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसके बाद उसके अपराधी का साबित 2025 में होता है, तो मान के चलिए इन्होंने किसी का हाथ तोड़ा था, ठीक है, और 2023 में हाथ तोड़ने की सजा 1 साल जेल में है, जबकि 2025 में कानून में कुछ बदलाव हुआ और जिस कारण से हाथ तोड़ने की सजा यहाँ पर फांसी है। तो क्या 2023 का फैसला 25 में अगर होगा तो क्या इसे फांसी की सजा दी जाएगी? हाथ तोड़ने का बिल्कुल भी नहीं है। जिस समय जो व्यक्ति अपराध करेगा उसी समय कानून में जो भी सजा दी गई है वही सजा उसे दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या यहाँ पर निकल के आता है कि एक अपराध की एक ही सजा होगी। अगर समझिए ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है एक व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति पर जो भी एक व्यक्ति के मर्डर का जो मुकदमा चलेगा उसी का सजा होगा। ठीक है, अगर दूसरे व्यक्ति का अगर वो मर्डर करता है और वो व्यक्ति दूसरा हो, यानी उसने जो पहले व्यक्ति का जो मर्डर किया वो कोई दूसरा व्यक्ति था और दूसरे व्यक्ति का जिसने उनका मर्डर किया वो भी दूसरा है, तो दोनों व्यक्ति का अलग अलग मुकदमा चलेगा। ठीक है, इनका भी एक मुकदमा चलेगा और इनका भी एक मुकदमा चलेगा और दोनों मुकदमा के अनुसार इसको 2 सजा सुनाई जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 सजा हो रही है, क्योंकि 2 अलग अलग व्यक्तियों का मुकदमा है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, एक अपराध के लिए एक सजा। अगर आप एक से ज्यादा अपराध करते हो तो आपको एक से ज्यादा सजा हो सकती है उस मुकदमे के अनुसार। ऐसा नहीं है कि आपने 2023 में किसी का मर्डर किया, आपको सजा हो गई, उसके बाद फिर आप 2025 में अगर किसी कारणवश कानून के समक्ष कुछ अच्छा काम करना चाहते हो तो आपको फिर से सरकार जेल में डाल देगी। ऐसा कुछ नहीं है, एक बार ही आपको सजा दी जाएगी। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट बनता है, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं देना। जैसे होता क्या है, आप थाने में चले जाते हो, आपको पुलिस पकड़ कर ले जाती है और जबरदस्ती आपसे एक कागज में आपको साइन करवा देती है कि आप ही ये काम किए हो, आप ही दोषी हो। ठीक है, थाने वाले किसी से पैसे लेकर या फिर किसी से घूस लेकर जबरन ये काम करती है, तो उस सिचुएशन में आपको मार नहीं खाना है, आपको साइन कर देना है। ठीक है, पुलिस के मार से आपको बचने के लिए, क्योंकि साफ साफ यहां पर लिखा है इसमें कि खुद के विरुद्ध में गवाही कोर्ट नहीं मानता है, कानून नहीं मानता है, संविधान नहीं मानता है। आप अगर जज साहब को वहां पर बताओगे कि नहीं मुझे जबरन वहां पर साइन करवाया गया है, ये अपराध नहीं किया है, ये झूठ है, जबरन मुझे ये चीज करवाया गया है, तो इस तरीके से ये चीज अधिकार आर्टिकल नंबर 20 में दिया गया है। आगे यहां पर देखते हैं 21 नंबर में। 21 क्या आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या फिर दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए समझिए ध्यान से। प्राण कहने का मतलब है आप अपनी मर्जी से आत्महत्या नहीं कर सकते हो, ये यहाँ पर अपराध दिया गया है, ठीक है। अगर आप ये चीज करोगे तो आपको कानूनी दंड दिया जाएगा। प्राण में आत्महत्या करने वाला प्राण ही नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान के चलिए कोई मोटरसाइकिल अगर प्रदूषित करता है तो उस प्रदूषण के कारण ही अगर आपको नुकसान होता है, आपके प्राण को नुकसान पहुंचाता है, तो ये भी कानूनी तौर से अपराध है, अपराध माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए ना प्रदूषण के लिए एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अगर आप उस चीज को अपडेट नहीं रखोगे तो आपके बाइक या फिर आपके गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है कानूनी तौर से। इसी तरीके से जो भी फैक्ट्री वगैरह या फिर जो भी चीज़ लगती है किसी गांव में, किसी शहर में, तो उस गांव में रह रहे व्यक्ति भी पूरी तरीके से उसका अधिकार है कि वहां पर जो भी प्रदूषण फैल रही है, उस प्रदूषण के कारण जो भी नुकसान हो रहा है उस शहर को, उस गांव को, उसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। यहाँ पर साफ साफ आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करी जाएगी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर समझते हैं प्राण के बाद दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति एकांत में रह सकता है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ठीक है। अगर उनको मन करे अकेले रहने का तो वो बिल्कुल रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है विदेश यात्रा करने के लिए तो वो विदेशी यात्रा भी कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ वह अपनी निजी व्यवस्था को, ठीक है, सार्वजनिक नहीं रखना चाहता है तो इसका भी उसको अधिकार दिया जाता है, ठीक है। जो भी प्राइवेट चीज़ें हैं एक व्यक्ति का, हर एक चीज़ वो सार्वजनिक नहीं कर सकता है, यह आर्टिकल नंबर 21 में उसको अधिकार दिया जाता है। इसी में आपका यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, छूट गया है आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है, सॉरी 21 का। तो ये क्या है, ये आपका शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार यानी ये आपका 2002 में इसको डाला गया था संविधान में। यानी इसमें क्या था, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। इसीलिए पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक बिल्कुल जो शिक्षा है वो आपका फ्री कर दिया गया है, क्योंकि ये शिक्षा का अधिकार भारत के सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार बन चुका है। अब यहाँ पर समझते हैं आर्टिकल नंबर 22 क्या आपका, गिरफ्तारी से संरक्षण। ये क्या आपका संविधान के अनुच्छेद 22 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय उनका अपराध बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यदि बिना अपराध बताए गिरफ्तार कर लेता है तो उसे अधिक समय तक गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है, यानी 24 आवर से पहले उनको छोड़ा जाएगा। अगर किसी तरीके से वो नहीं छोड़ते हैं और खास करके अगर दिन में वो पकड़ते हैं तो उनको रात में रहने का मतलब रखने का जेल में या फिर पुलिस थाने में कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो बाद में जब आपका कोर्ट वाला मामला आएगा उस समय आप कोर्ट में जाकर जज साहब को आप बता सकते हो कि इस तरीके से मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल नंबर 22 ये मूल अधिकार देती है। अब हम लोग समझते हैं तीसरा नंबर शोषण के विरुद्ध का अधिकार, जो आपका आर्टिकल नंबर 23 से 24 तक का है। संविधान के अनुच्छेद 23 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी नहीं किया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता है। इसी अनुच्छेद द्वारा मनुष्यों का क्रय विक्रय, स्त्रियों का जो दुराचार आदि दंडनीय है। यानी जो बंधुआ मजदूर है, ठीक है, जैसे कि कोई मजदूर 8 घंटे काम करता है, ठीक है, और कोई मजदूर ऐसा है जो किसी के अंडर में, ठीक है, कोई ठेकेदार ऐसा भी कर रहा है कि वो 8 दूना 16 घंटा उसको काम करा रहा है और उसको पैसे भी नहीं दे रहा है 16 घंटे का, सिर्फ 8 ही घंटे का पैसा दे रहा है और पूरे तरीके से एक गुलामी की जिंदगी उस मजदूर की हो चुकी है, वही होता है बंधुआ मजदूरी। तो ये चीज यहाँ पर अधिकार दिया गया है, किसी के साथ अगर बंधुआ मजदूरी हो रहा है तो आप याचिका दायर कर सकते हो कोर्ट में, संविधान में यह अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ अगर मनुष्यों का जो क्रय विक्रय, कहने का मतलब है लोग बच्चों को बेचते हैं या औरतों को बेचते हैं या फिर स्त्रियों का जो दुराचार होता है, ठीक है, वो सारा कुछ अपराध है। इस आर्टिकल में स्वतंत्र तरीके से उसको दंडनीय माना जाएगा, आप इस पर कार्रवाई कर सकते हो, यह आपको अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता है। यानी अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर काम करवाया जा रहा है तो वो शोषण हो रहा है, ठीक है। शोषण क्या होता है आप लोग समझते हो ना, किसी के साथ अत्याचार। तो ये चीज भी यहाँ पर अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 24 में। तो ये हमने देखा आर्टिकल नंबर 23 और 24 शोषण के विरुद्ध में अधिकार। आगे हम लोग देखेंगे 4th नंबर जो आपका मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपका आर्टिकल नंबर 25 है। पहले समझते हैं कि ये है क्या। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है भारत के सभी नागरिकों को धर्म को अपने अनुसार मनाने और उसको मानने की पूरी आज़ादी दी गई है।
इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के आर्टिकल नंबर 25 में, देखिए आर्टिकल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आर्टिकल ही अच्छा लगता है, यहाँ पर अनुच्छेद आप पढ़ सकते हो। तो अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने और मनाने का, ठीक है, आचरण करने तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। आप सभी को पता होगा हिंदू धर्म में जो कीर्तन, पाठ, आम सभा या यज्ञ जो भी होता है उन सभी चीज़ों का करने का अधिकार है। साथ ही साथ मुस्लिमों में भी आम सभाएं होती है, वो भी करने का पूरी तरीके से अधिकार है सारे धर्म में। हिंदू मुस्लिम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, सारे धर्म में। आगे यहाँ पर देखते हैं 5वां नंबर, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आपका आर्टिकल नंबर 29 से 30 में दिया गया है। इसमें भारत के राज्य क्षेत्र या फिर उसके किसी भी भाग में निवास नागरिकों के किसी अनुभाग को कि वह अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। तो यहाँ पर समझिए, जैसे झारखंड की अगर बात करें, झारखंड में क्या होता है, यहाँ की अपनी मूल संस्कृति है, यहाँ की अपनी मूल भाषा है, खोटा लैंग्वेज है। तो इसको, इस संस्कृति को यानी झारखंड की जो संस्कृति है उसको मनाने का और साथ ही साथ जो उसका विशेष भाषा या फिर लिपि है उसको भी रखने का, उसके बारे में जानने का, सीखने का पूरा अधिकार है। आगे यहाँ पर देखते हैं, राज्य द्वारा पोषित या फिर राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या फिर इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, राज्य द्वारा जो भी राज्य निधि से सहायता पाने वाला शिक्षा संस्थान है, जैसे बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पर किसी को धर्म के अनुसार या फिर किसी को वंश के अनुसार या फिर किसी को जाति के अनुसार या फिर किसी को भाषा के अनुसार उसको वहाँ से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर मुस्लिम लोगों को नहीं शिक्षा दी जाएगी या फिर किसी खास वंश लोगों को शिक्षा दी जाएगी या फिर जाति के अनुसार वहाँ पर किसी लोगों को शिक्षा दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा जो करता है कानूनी तौर से दंडनीय अपराध हो जाएगा। तो वही अधिकार यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं छठा, लास्ट, ये आपका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका अनुच्छेद 32 में दर्शाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का यह अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार का हनन करता है तो भारतीय संविधान द्वारा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट तथा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट लेख निर्देश तथा आदेश जारी कर सकता है। लेख निर्देश कहने का मतलब है लोग पिटीशन फाइल करते हैं, वहाँ पर बहसें चलती है, ठीक है, पूरी तरीके से वहाँ पर वार्तालाप होता है। उसके बाद आप जो भी मौलिक अधिकार के विरुद्ध में जो पिटीशन होता है या फिर उसके सपोर्ट में होता है वो सारा कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देखती है, उसका उपचार करती है। ये आपका छठवां मौलिक अधिकार के अंडर में आता है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 32 के अंडर में। तो ये था आपका मौलिक अधिकार, जिस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इसी तरीके से आप नोट्स बनाइएगा, 100% आपको पूरी तरीके से 15 में कम से कम 14 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरीके से एवरीडे वीडियो जरूर आपको मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।